बगैर किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और पेन की मदद से एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उरबेन लेवेरियर ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे? दोस्तों, आप देख रहे हैं KTWN फैक्ट्स। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो मशहूर ज़माना फिजिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिरा था। ये मंजर देखकर वो गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर साइड या ऊपर क्यों नहीं गया, सीधा नीचे ही क्यों आया। इसी वाक्य की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, जिसके हिसाब से स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और वो छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहा जाता है। यही ग्रेविटेशनल लॉ हमारी दुनिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे सोलर और यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी और आसान एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम ही है। सूरज के चारों तरफ घूमने वाले तमाम प्लैनेट सूरज के छोटे छोटे हैं, इसी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के तहत ज़मीन के चारों तरफ घूमता है। ज़मीन जो चांद से कई गुना बड़ी है, वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ चांद बेशक ही छोटा है, लेकिन कुछ न कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद की ग्रेविटी इतनी तो नहीं कि वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन वो समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है। इसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूम नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ रुका हुआ है, तो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा। चंद मिनटों में ही चांद हमारी ज़मीन से आ टकराएगा। जी हाँ, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, वहीं उसके ऑर्बिट में रहने की वजह से, गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होता है जो इसको बाहर की तरफ ढकेलता है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ये चांद अपने ही फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है। इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स भी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुए और ये साबित हुआ कि हमारी दुनिया का पूरा निज़ाम इसी लॉ पे डिपेंड करता है। ये बात हो रही है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारे अर्थ से 4 गुना बड़ा ये प्लैनेट कुछ ही अरसे पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस प्लैनेट के ऑर्बिट में एक अजीब सी गड़बड़ नोटिस की गई। गड़बड़ थी कि ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से पूरी तरह अमल नहीं कर रहा था। ये अपने ऑर्बिट में एक खास पॉइंट पर आकर अपने पास इधर उधर होने लगता था। ग्रेविटेशनल लॉ जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, भला सिर्फ एक प्लैनेट उसके खिलाफ कैसे काम कर सकता है। पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर यूरेनस के इस अनोखे अमल को देखकर परेशान थे। इनमें एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उरबेन लेवेरियर भी थे। वो सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते थे, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल लॉ के अगेंस्ट हरकत करना और अपने ऑर्बिट से निकल जाना उनकी समझ से भी बाहर था। लेवेरियर का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि जिस पॉइंट पे निकलकर यूरेनस अपने ऑर्बिट के ऊपर नीचे मूव करता है, वहाँ उसके करीब कोई बहुत बड़ा मास या प्लैनेट होगा। लेकिन मसला ये था कि उनके आसपास किसी को भी कोई भी प्लैनेट नहीं दिख रहा था। हालांकि एस्ट्रोनॉमर ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि न्यूटन्स की ग्रेविटेशनल लॉ में कोई चीज़ मिसिंग है, शायद ये लॉ ही गलत है। लेवेरियर, जिन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी स्टार्स और प्लैनेट पे रिसर्च करके गुजारी थी, वो अपनी बात पर डटे रहे कि ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल सही है और यूरेनस को दूसरा प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को लेवेरियर अपने पुराने स्केड्यूल की तरह दोबारा आसमान की तरफ गहरी सोच में देख रहे थे। तभी उन्होंने एक कागज़ और
पेन उठाया और लंबी चौड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में मशरूफ हो गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तो उन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट लोकेशन की निशानदही की। उनका कहना था कि इस पॉइंट पर ज़रूर यूरेनस के करीब कोई दूसरा प्लैनेट मौजूद है। ना सिर्फ उनकी पोजीशन बल्कि लेवेरियर ने उस प्लैनेट का मास भी कैलकुलेट किया और ये नतीजा निकाला कि इस सीक्रेट प्लैनेट का मास भी यूरेनस जितना ही है। जब उन्होंने ये तमाम डिटेल्स पब्लिक कर दी तो इस थ्योरी को अपोज करने वाले एस्ट्रोनॉमर ने लेवेरियर का ठीक ठाक मजाक बनाया, क्योंकि यूरेनस के करीब दोस्तों ऐसा कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं था। उन्होंने ये तमाम डिटेल बर्लिन में मौजूद उस वक्त की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी और उसने रिक्वेस्ट की कि स्पेस के इस खास हिस्से में यूरेनस के करीब किसी ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जोहानस गॉटफ्रीड गैलेन ने जब आसमान के उस खास हिस्से में देखा तो उनको भी अंधेरे आसमान के सिवा कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब थोड़ा फोकस करके देखा गया तो ठीक लेवेरियर के बताई जगह पर एक नीला तारा तैर रहा था। इसका साइज बिल्कुल यूरेनस जितना ही था, यानी इसमें हमारी अर्थ जितने 4 प्लैनेट फिट हो सकते थे। ऐसा समझ ले कि अर्थ अगर एक टेनिस बॉल है तो इसका साइज बास्केटबॉल जितना था। लेवेरियर की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट थी। सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट ढूंढा जा चुका था, जिसको आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून वो पहला प्लैनेट है जिसको किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि मैथ्स के फॉर्मूला, एक पेपर और पेन की मदद से ढूंढा गया था। ये प्लैनेट लेवेरियर से पहले पूरी दुनिया में फेमस एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप के इन्वेंटर गैलीलियो ने भी देख रखा था, लेकिन गैलीलियो हमेशा इसको एक स्टार मानते थे। उन्होंने अपनी कई ड्राइंग में इसको ड्रॉ भी किया था, लेकिन सिर्फ एक स्टार की हैसियत से, किसी प्लैनेट या तारे की हैसियत से नहीं। यही वजह थी कि इसकी डिस्कवरी करने का सारा क्रेडिट गैलीलियो के बजाय लेवेरियर के पास ही गया। क्रेडिट तो बेशक इनको मिल गया, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि इस प्लैनेट का नाम भी उनके नाम लेवेरियर से जोड़ा जाए, पर क्योंकि उस वक्त स्टार और प्लैनेट्स के नाम हमेशा देवताओं के नाम पर रखे जाते थे, इसी वजह से कई लोगों ने इस प्लैनेट का नाम लेवेरियर से जोड़ने पर एतराज़ था। सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद इसका नाम रोमन गॉड देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। 1989 में नासा का वोयेगर 2 स्पेस क्राफ्ट पहली बार नेपच्यून के पास से गुजरा गया। 3000 मील दूर से वोयेगर 2 ने नेपच्यून की कई फोटोग्राफ्स कैप्चर की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और सबसे आखिरी प्लैनेट है। यूं समझ लें कि अगर अर्थ से सूरज का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। सूरज से इतना दूर होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस रहता है। नासा के मुताबिक ये बर्फ का बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ हर वक्त तूफान चल रहे होते हैं। ऐसे तूफान जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है। याद रहे, अर्थ पर सबसे तेज तूफान की स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है। यहाँ एक दिन अर्थ के 16 घंटों के बराबर और एक साल अर्थ के 165 साल जितना लंबा है। लेवेरियर, जिन्होंने सिर्फ मैथ के फॉर्मूलाज से इस प्लैनेट को ढूंढा था, वो आज जिंदा तो नहीं है, लेकिन पेरिस में इनकी कब्र पर नेपच्यून का ये मॉडल इनके कारनामे को हमेशा याद दिलाता है। सो दोस्तों, ये था प्लैनेट नेपच्यून की डिस्कवरी से रिलेटेड एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।